नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पलामू में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान युद्ध सन 1971। इससे पहले हम लोग कारगिल युद्ध देखे, सियाचिन युद्ध देखे, कैसे वो मतलब भारतीयों ने हर बार पाकिस्तानियों को धूल चटाया। ये दोस्तों युद्ध बहुत ही है, इसमें भारतीय सैनिकों, वायुसेना, नेवी और थल सेना जितने भी हैं सबका मतलब वीर गाथा है कि कैसे उन लोगों ने मतलब पाकिस्तान को 13 दिनों में युद्ध खत्म कर दिया था। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक कैसे सरेंडर कर दिए थे, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिए थे भारत में। दोस्तों आज उसी की कहानी है। तो थोड़ा सा दोस्तों चलते हैं भारत की शुरुआत में, जब अंग्रेज़ों ने भारत को मतलब हम लोग आज़ादी का मतलब लड़ाई जीत चुके थे। उस समय सन 1947 के बाद है भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और एक को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। बाद में आगे चल के दोस्तों यही पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया, यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में का निर्माण ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये पाकिस्तान दो भागों में, देखिए ये पश्चिमी, ये पूर्वी, पश्चिमी पूर्वी, ये दो मतलब पाकिस्तान था। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो अलग अलग थे। लेकिन पूर्वी जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग थे वो पूर्वी पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते थे। काला, नाटा, मोटा, गोरा कहते थे ये बेकार है, इन लोग ठीक नहीं है। यहाँ समझिए कि एक राज है इसका, जैसे हम लोग के झारखंड, बिहार एक जैसे राज है, वैसी पाकिस्तान का ये एक राज था पूर्वी पाकिस्तान। तो दोस्तों इन लोग कुछ नहीं समझते थे। अब बात हुई कब की, सन 1970 की बात हुई। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे। ये चुनाव जीत चुके थे, 1970 में चुनाव जीत चुके थे। इनका भाषण था 7 मार्च को और 25 मार्च को ये क्या हो गया, गिरफ्तार। ऐसा हुआ क्यों दोस्तों? ये चाह रहे थे ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोगों ने कि ये पूर्वी पाकिस्तान का वहाँ का कोई राष्ट्रपति ना बने, पीएम ना बने। ये चुनाव जीत चुका था, फिर भी इन्हें क्या किया, 25 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों हो गई बवाल, इसी में क्या हो गई, बवाल हो गई दोस्तों। अब देखें क्या हुआ ना, इतना अत्याचार करने लगे ये अत्याचार, ये पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान इतने सारे अत्याचार करने लगे कि अत्याचारी का इंसानियत ही मतलब इंसानियत शर्मसार हो गई दोस्तों। 30 लाख लोगों को कटवा दिया ये पूर्वी जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो किसको, बांग्लादेश वाला समझिए तो। और 4 लाख महिलाओं का रेप कर दिया। समझिए दोस्तों कितना ही अपने ही लोग, अपने ही देश के लोगों को कितना अत्याचार किया। 4 लाख तादाद महिलाओं का, ये समझिए। इतना ही शर्मसार तो तब हो गए जब ये बंदूक के नोक पे खुद रेप करते थे लड़कियों का। उसके बाप को बोलते थे कि अब तू बंदूक के नोक पे बोलता था कि तू अपनी बेटी के रेप कर। सोचिए इंसानियत कहाँ चली गई थी उस समय दोस्तों। इतना मतलब अजीब लग रहा था इन लोग मिलता ना पहुँचे नोच लेते इन लोगों को, इतना गुस्सा इन लोगों के आता है दोस्तों। ये क्या देखे, तब ये पश्चिम जो पूर्वी पाकिस्तान है इसमें मुक्ति वाहिनी संगठन बना, जो पूर्वी पाकिस्तान में बनता है मुक्ति वाहिनी संगठन। मुक्ति वाहिनी संगठन का काम था जो पश्चिमी पाकिस्तान है उन लोगों से लड़ना, अपना आज़ादी छीनना। अब ये बात देखा नहीं जा रहा था इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी अपने यहाँ प्रधानमंत्री थी उस समय और फील्ड मार्शल अपने यहाँ थे मानिक शॉ। तो इंदिरा गांधी बोले कि हम मरते हुए नहीं देख सकते अपने पड़ोसियों को, इन लोगों को हमें बचाना होगा। मानिक शॉ बोले कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी बरसात के दिन आने वाले हैं। सबसे बरसात के दिनों में दोस्तों आपको तो पता है कि पश्चिम बंगाल और असम के इलाकों में क्या होता है, उधर बहुत बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाने के कारण डूब जाती हैं। तो इसी कारण ये बोले कि आप किसी तरह, इंदिरा गांधी को बोले कि आप किसी तरह इस युद्ध को कुछ दिन तक टाल दीजिए, अप्रैल से नवंबर तक, कम से कम अप्रैल से नवंबर तक की जब बात हुई ना दोस्तों, तो ये है भारत का उत्तर हिस्सा, ये है पूरब। ठीक है, तो ये पूर्वी हिस्सा में भारतीय सेना बहुत आ गया, थल सेना जितने भी सब सेना को डिप्लॉयड किधर कर दिया गया, ये पूर्वी पाकिस्तान की ओर कर दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान इस एरिया में भारतीय सेना बहुत से भारतीय सेना कहाँ आ गए, इस एरिया में आ गए। इस एरिया में सेने थे तो बहुत कम थे, इस एरिया में जितने भी सेने थे पूर्वी उत्तर में भारत के, उधर सेने कम थे। अब दोस्तों पाकिस्तान के लगा ना पाकि भारत कमज़ोर हो गया, अभी सेना नहीं है, ये ने कम है इधर, उसको पता ही नहीं कि इधर कितना सेना डिप्लॉयड करके रखा है, इसको पता ही नहीं था, इधर बोला कमज़ोर है। अरे दोस्तों पता होना चाहिए कि कहा जाता है ना कि सोनार घर के कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा बिकता है। तो उससे क्या हुआ, इधर ज़्यादा इधर कम है तो कोई बात नहीं है। तुम्हें बताते हैं क्या होता है। तो इंदिरा गांधी देखिए जब अप्रैल से नवंबर तक की ये जो माह था, सोचा कि इसमें किया क्या जाए। मानिक साहब बहुत दिमाग वाले थे, जनरल फील्ड थे,
मनिक शो ये बोले ना कि तब तक क्या हुआ था, उसी बीच में इंडिया और रसिया के बीच यानी रूस के बीच एक समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे के साथ देंगे चाहे कैसी भी स्थिति हो। इसीलिए इंडिया रसिया, आप लोग को पता है कि इंडिया रसिया की कितनी घनिष्ठता दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है इंडिया और रसिया की। उसी में क्या हुआ, मुक्ति वाहिनी जितने भी थे सबको ट्रेनिंग, भारतीय सैनिक सबको ट्रेनिंग दे दिए, जितने भी थल सेना थे सबको ट्रेनिंग दे दिए। तब तक मजबूत हो गई थी। अब भारत मजबूत भारतीय सेना हो गई थी। उस समय क्या हुआ, तब तक आ गई थी 3 दिसंबर। भारत यही इंतजार कर रहा था 3 दिसंबर का कि कब आएगा नवंबर, यानी ठंड के दिनों तो हम लोग युद्ध करें। हमें तो एक कहावत है ना, रोवे लालक रोवे के रहे तो आँखिए खोदा गई, वही हाल है। हम लोग का तो चाहिए था कि पाकिस्तान करे। तब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ और आगरा पे हमला कर दिया। हमला जो दोस्तों इतनी जोर की हमला थी कि कोई भी भारतीय सैनिक को कुछ नहीं हुआ। वो कहावत है ना दोस्तों, एक बोला जाता है कि मूस मोटैहन लोढ़ा होई ना, हाथी घोड़ा थोड़े होइहन, वही दोस्तों यहाँ है, कुछ नहीं है। फिर अब आ गया 4 दिसंबर की। अब दोस्तों थोड़ा सा ये राजस्थान वाला है, मेरे एरिया में चलते, ये राजस्थान है लोंगेवाला जगह है। ये 4 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला में, ठीक है, लोंगेवाला राजस्थान में पड़ता है। इस समय पाकिस्तान को उड़ती उड़ती भनक पड़ गई। पाकिस्तान को भनक क्या पड़ी कि लोंगेवाला में सब भारतीय सैनिक तो पूर्वी में आ गए हैं, सब लोंगेवाला में मात्र 120 जवान थे। भारत के इसमें कितने जवान थे दोस्तों, मात्र 120 जवान यहाँ तैनात थे लोंगेवाला में। ये खबर किसे लग गई, उड़ते भनक पड़ गई पाकिस्तान के ससुरा। वो पूरा देखिए पाकिस्तान में क्या क्या, पाकिस्तान की ओर से ब्रिगेडियर तारिक मीर उधर से आ गया, 2800 जवान लेकर आ गया और टैंक लेके आ गए बहुत सारे। अब भारत के पास तो उस समय वहाँ टैंक ही नहीं थे, सब तो इधर डिप्लॉयड थे, मात्र 120 जवान। और उस समय वहाँ का मेजर कौन था, कुलदीप सिंह चांदपुरी। दोस्तों इस पर एक मूवी भी बनी है, रियल मूवी है, समझिए, सनी देओल इसमें कुलदीप चांदपुरी का रोल की है। अच्छा मूवी है, अगर आप लोग तो सब देखे होंगे। उसका गाना भी फेमस है, संदेश से आती है। कुलदीप सिंह चांदपुरी 120 जवान थे। भारत की ओर से फ़ोन गया, आप चाहें तो वहाँ से वापस लौट सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सारे सैनिक आ रहे हैं। लेकिन ये ठहरे बाबू पंजाबी, ये ठहरे पंजाबी, कहाँ मानने वाले थे। पंजाबी सिख अपने आप में कहा जाता ना, से पंजाबी का भी पेश देना है। चिड़िया नु में बाज लड़ावा, गिदड़ नु में शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम रखावा। दोस्तों ये पंजाबी कहाँ हटने वाले पीछे। अगर देखा जाए ना, ये सिख जो होते हैं, सिख रेजिमेंट सबसे ताकतवर रेजिमेंट, इन लोग हटने वाले हैं। 1.25 लाख नु एक लड़ाता है इन लोग। तो इन लोग तो 2800 होता है, तारिक मीर 2800 जवान के साथ एक टैंक के साथ आया था। इससे क्या उखड़ने वाला था। ये कहा जाता है ना दोस्तों कि चींटियाँ चाहे कितनी भी तादाद में क्यों न हो, कभी गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती हैं। उसी तरह ये इस चिट्टी के सामने क्या समझता है। 120 जवान रात भर इन्हें पानी पिला के रख दिया था लोंगेवाला राजस्थान रेगिस्तान में हुआ क्या, ये चांदपुरी दिमाग क्या लगा। सोचे ये तो सही बात है कि सैनिक कम है, रेगिस्तान में बहुत दूर में एक सैनिक यहाँ, एक सैनिक यहाँ, एक सैनिक यहाँ, एक सैनिक यहाँ, बहुत ऐसे मतलब अपना सैनिक को रख दिए। इन्हीं के पास मात्र 3 टैंक मैन थे। टैंक मैन उसे बोला जाता है तो टैंक को उड़ा सकता है, माने एक समझ से बारूद जैसा होता है। तो टैंक को लगातार ऐसे समझिए ना कि एक यहाँ लगा दिया टैंक मैन, 3 ही थे, एक लगातार एक टैंक मैन यहाँ लगा दिया, 3 लगा दिया। बाकी जगह टिफिन अंदर गाड़ दिए, जो ज़मीन के अंदर बालू में टिफिन गाड़ के रख दिए कुलदीप सिंह चांदपुरी। लगातार उधर से ब्रिगेडियर वो अपना तारिक मीर लेके आया, इधर से एक पर उड़ाया और उड़ गया, दूसरा पर गया वो भी उड़ गया, तीसरा पे उड़ गया। अब इन लोग के डर हो गया, पूरा रात 6 घंटा लगा दिया था। इन लोग बुलाया, निकलवा रहा था नीचे से टिफिन, गते ले जा रहा था, बच कर ऐसे उठा के ले जा रहा था वहाँ पे। लेकिन वो रात भर निकालते रहा, सिर्फ टिफिन निकला, कुछ नहीं था उसके अंदर। 6 घंटे, तब तक 3 बज गए थे। बाकी मानने वाले कहाँ थे भारतीय। एक कुलदीप सिंह चांदपुरी इधर से कोई गोली मारा, कोई इधर से मरे। इस ससुरा तारिक मीरवा पगला गया, बोल रहा है इस साला कोई हमको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था का 120 सैनिक, बल्कि ये तो लग ही नहीं रहा 120 सैनिक है, ये इतना मार रहा है चारों तरफ से, पता नहीं चल रहा है कहाँ जाए। दिमाग खराब हो गया तारिक मीर के। भारतीय सैनिकों ने, तब तक सुबह हो गई थी। भारत में उस समय जो लड़ाकू विमान थे वो रात में मार नहीं कर सकते थे, वो सुबह होने का इंतजार कर रही थी। वायुसेना तब तक सुबह इधर के धो दी, पूरी टैंक खत्म। आज भी ऐसा कहा जाता है कि भारत जो पाकिस्तान का जो टैंक है लोंगेवाला में, आज भी म्यूजियम में रखा। अरे पावर है तो आके पाकिस्तानी लेके जाना अपना टैंक। बोलता है भारतीय सैनिक में दम नहीं है। अरे दम तो कितना बार देखा है, लेकिन तुम लोग के कैसे थेथर जो होता है ना, थेथर जो पिटाने के, थेथर दोस्तों जानते हैं, थेथर ऐसा चीज़ है जो बिना पानी के और गर्मी वाला हवा से फुलाता है और हरियर रहता है। उसी तरह ये पाकिस्तानियाँ है, थेथर टाइप के, बेहाया टाइप के। ठीक है, यहाँ
इसका 2800 जवान धरा के धरा रह गया, टैंक धरा के धरा रह गया, सब उड़ा दिया। वायुसेना यहाँ पे अपना कमाल कर दी। लोंगेवाला की कहानी यहाँ पे खत्म, जिसमें बॉर्डर मूवी बनी हुई है। अब क्या हुआ, अब बोला भारत सरकार के आप बहुत मौका दे लिए, वायुसेना थल सेना सब अपना कारनामा दिखा दिया, अब हमको भी कारनामा दिखाने के लिए दीजिए। तो 3 दिसंबर का शुरू हुआ था दोस्तों, 3, 4, 5 दिसंबर 1971 को भारतीय नेवी ने कोची, मुंबई और विशाखापट्टनम से, ये नेविया ने यहाँ पाकिस्तान के अगर नक्शा यहाँ से बनाया जाए, ये पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान में यहाँ कराची बंदरगाह है। ये भारतीय नेवी ने कराची पोर्ट को क्या हुआ, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, इतना मारा, इस पर बम ने आग लगा दिया कराची बंदरगाह को। ऐसे कहा जाता है कि ये 3-4 दिन तक आग लगी ही रह गई, बुझ ही नहीं रही थी। तो 5 दिसंबर 1971 को भारतीय नेवी ने कराची बंदरगाह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और ऐसा भी कहा जाता है, उन लोग के इतिहास में भी लिखा होगा पाकिस्तान के, कि कराची से भागकर कैसे ग्वादर बंदरगाह में इन लोग शरण ले लिया था। कराची बंदरगाह बगल में पड़ता है ग्वादर बंदरगाह, कराची से भाग के सब कहाँ चल गए, ग्वादर बंदरगाह पे चले गए। अब दोस्तों देखें, अब यहाँ से थल सेना कमाल दिखा दी, वायु सेना कमाल दी थी, नेवी भी दिखा दी। अब बात आ गई यहाँ पे, ये दोस्तों यहाँ हम लोग का पड़ता है ये अंडमान निकोबार, चलिए ऐसे बना देते, ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार भारत में एक विमानवाहक पोत है INS विक्रांत। INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप विक्रांत। ये जो विमानवाहक पोत है बहुत बड़ा होता है दोस्तों, इसमें मिसाइल सब चीज़ फिट रहती है, जितने भी आधुनिक टेक्नोलॉजी रहते हैं सब मतलब लैस रहती है, इसमें सब चीज़ रहता है। इस पर विमानवाहक पोत, लड़ाकू विमान उड़ भी सकती है, बहुत अच्छा है। ये भारत का सबसे अच्छा है विमानवाहक पोत INS विक्रांत, जो कहाँ था उस समय, अंडमान निकोबार के पास था। ये बात किसे पता चल गया, पाकिस्तान को पता चला। उसे लगा कि INS अगर विक्रांत को मार गिराया जाए तो INS विक्रांत को गिरा देंगे तो हम युद्ध जीत जाएंगे। कैसा है ये वहम कौन पाल लिया, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान अपने यहाँ से साइलेंट किलर पनडुब्बी भेज दिया। पनडुब्बी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये पनडुब्बी का इसका नाम था PNS गाजी। PNS मतलब होता है पाकिस्तान नेवल शिप गाजी। ये पनडुब्बी है, इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये पाकिस्तान ने कहाँ से ख़रीदा था, USA से ख़रीदा था। जिस पनडुब्बी को यहाँ से अरब रास्ते के, हिंद महासागर के रास्ते ये कहाँ चल दिया, मारने चल दिया INS विक्रांत को। भारत को टेंशन हो गया इस चीज़ को, भारत को टेंशन हो गया यहाँ पे। अब भारत दिमाग लगा क्या किया जाए, तो इस समय विशाखापट्टनम में एक ख़राब पड़ा था INS राजपूत। विशाखापट्टनम में INS राजपूत पड़ा था, विशाखापट्टनम में INS राजपूत। अगला है देखिए, देखो INS राजपूत विशाखापट्टनम में क्या था, ये पड़ा हुआ था लेकिन ख़राब था। अब भारतीयों ने जितने सैनिक थे दिमाग लगाए, यहाँ से बोले मीडिया वाला। देखिए दोस्तों क्या आता है ना, जैसे भारतीय जासूस जैसे IB है, रो है, पाकिस्तान में जासूसी के काम करती है, उसी तरह पाकिस्तान का भी तो कोई एजेंट होगा जो यहाँ काम करेगा। तो इन लोग सोचे ना कि क्यों ना खबर झूठ के फैला दे कि INS विक्रांत खराब हो गया और बनने के लिए कहाँ जा रहा है, विशाखापट्टनम बनने जा रहा है। ये खबर फैल गया पूरा। ये जासूस इंडिया में जो पाकिस्तान के जासूस होगा दोस्तों, वो किसे बता दिया, पाकिस्तानियों को बता दिया। पाकिस्तानियों को कल गलत खबर मिल गया, PNS गाजी अब INS विक्रांत के जाने के बजाय कहाँ जाने लगा, अब विशाखापट्टनम की ओर रुख मुड़ा। और वहाँ इसका बाप पड़ा हुआ था, वहाँ इसका बाप खड़ा था। वहाँ इसका बाप खड़ा था कौन, INS राजपूत। INS राजपूत के जैसे ही पास गया, पानी में ही मार के PNS गाजी को गिरा दिया। PNS गाजी समझे बहुत अच्छा था, वो अमेरिका का बनाया हुआ था। PNS गाजी जब मार गिराया पानी में, बंगाल के खाड़ी में, पाकिस्तान को समझे कमर टूट गया। अब भारत के सेनाओं का विश्वास 7वें आसमान पे पहुँच गया यहाँ से। तो पाकिस्तान मुंह के बल गया, PNS गाजी डूब गया। कहानी PNS गाजी के ख़त्म। अब यहाँ से भागे यहाँ से कहाँ पहुँच गया, पाकिस्तान चला गया USA के पास। USA इस बात को लेकर कहाँ चलेगा, यूएनओ में। USA इस बात को कहाँ लेकर चल गया दोस्तों, यूएनओ में चल गया। यूएनओ में बोला कि जाके कि भारत है जो पूर्वी पाकिस्तान है उस पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन भारत, आपको पता है कि दोस्तों रूस हम लोग का सहयोगी है। रूस लगा दिया वीटो बाद में कभी आपको बताएंगे क्या होता है। वीटो अपना पावर होता है जो रोक सकता है। रूस बोला कि नहीं ये गलत है, तुम्ही को पता है ससुरा कौन गलती किया है, पाकिस्तान किया है कि कौन किया है। वीटो लगा दिया, भारत रुक गया। मतलब भारत पे कोई आक्रमण मतलब वहाँ से नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका के PNS गाजी अमेरिका दिया था पाकिस्तान को, डूब गया, इसे अखड़ रहा था। इसलिए मदद के लिए अमेरिका ने कौन सा अपना भेजा, 7वां बेड़ा उतार दिया, यहाँ अरब सागर में आ गया 7वां बेड़ा।
सातवां बेड़ा। सातवां बेड़ा क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा INS जैसे अपने यहाँ विक्रांत है, इससे दुगना बड़ा था, उसके सहयोग में बहुत से मतलब जहाज भी रहती है, पानी वाली जहाज। ये मारने के लिए कहाँ पहुँच गया, ये हिंद महासागर में पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, अब ये बात इंदिरा गांधी को पता चल गया। इंदिरा गांधी अपने जीवनी में लिख रहे थे कि जब ये सातवां बेड़ा वहाँ से चल दिया था, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूँ। तब अचानक मुझे याद आया रूस के कि अरे रूस के साथ तो हम लोग के समझौता हुआ था 1971 में, तो रूस के पास गया, या हमें बचा लीजिए। ये आ रहा है यूएस से अमेरिका सातवां बेड़ा लेके, और सातवां बेड़ा इसे मिल गया था दक्षिण अफ्रीका के पास में तीसरा बेड़ा ईगल मिल गया था। ईगल यहाँ से मिला और यहाँ से रूस लेके चला अपना भारत की मदद के लिए 40वां बेड़ा। ये पहले से ही 40वां बेड़ा लेके रूस कहाँ पहुँच गया, बंगाल के खाड़ी में पहुँच गया रूस अपना 40वां बेड़ा लेके। अब ये यहाँ पहले बोल रहा है, ये रूस को धमकी दे रहा है, तुम यहाँ से हट जाओ ना, मैं तुम्हें हम लोग के बीच युद्ध समझा जाएगा। तो रूस बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम आओ। तो ये बोला मेरे पास परमाणु बम भी है। तो ये बोला कि मैं भी वहाँ से बिना परमाणु बम के नहीं चला हूँ, 250 तक परमाणु बम गिना हूँ अपने 40वें बेड़े पे, बाकी मैंने गिनती नहीं की, बिना गिनती के ही ऐसे डाल लिया, मुझे भी नहीं याद है कितने मेरे पास है परमाणु बम। यहाँ से सातवां बेड़ा घूमता रहा, यहाँ से आदेश देता रहा। ये मतलब बंगाल के खाड़ी में 40वां बेड़ा, यानी भारत को पूरी तरह से उस समय बचाने का काम कौन किया था, ये 40वां बेड़ा। यानी रूस समझिए भारत का दोस्त है। उसी समय से पता चला वैसे भी दोस्ती का पहचान दुख में ही होता है, परेशानियों में होता है। तो ये सातवां बेड़ा यहाँ से लेकर वापस चला गया। अगर इन दोनों युद्ध होता तो समझिए कि ये वर्ल्ड वार हो जाता। ये सातवां बेड़ा लेकर अपना वापस चला गया। ठीक है, भारतीय वायुसेना। उसके बाद देखिए दोस्तों कैसे ईगल और USA का दोनों वापस चले गए। रूस का 40वां बेड़ा देखिए, 40वां बेड़ा किधर से आया था, भारत की ओर से आया था। भारतीय वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा थे। ये दिमाग लगाए उस समय ढाका, इधर तो मतलब INS विक्रांत बच ही गया यहाँ से। अब बांग्लादेश में जाकर, बांग्लादेश में ढाका, इसकी राजधानी क्या है, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और ढाका में एक AS मलिक रहते थे, वहाँ के गवर्नर थे, क्योंकि ये पाकिस्तान के एक राज हुआ करता था पहले, तो गवर्नर। तो यहाँ से क्या किया ना, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा अपना दिमाग लगाए, अब पुतला बना के अब एयर ड्रॉप कराए, ऊपर से मतलब नीचे गिरवा दे। अब पाकिस्तानियों को लगा कि ले वायुसेना, भारतीय वायुसेना घुस गई है मारने के लिए, लेकिन ये क्या था, सिर्फ एयर ड्रॉप था, एक पुतला था भारतीय। या ये BBC जो न्यूज़ होता है ना, ये दिखा दिया चैनलों पर, ये देखिए भारतीय वायुसेना एयर ड्रॉप करके कैसे पाकिस्तान को नष्ट करने जा रही है, डर गए। अब भारतीय निर्मलजीत सिंह अरोड़ा सोचे, अरे यार एयर ड्रॉप से इन लोग इतना डर गया, तो क्यों ना अब सच में आर या पार की लड़ाई की जाए। अब निर्मलजीत सिंह क्या किए, आर और पार की लड़ाई यहाँ कर दिए ढाका पर। अब इसको निर्मलजीत सिंह अरोड़ा पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियादी, ये नियादी उस समय आया था यहीं पे पूर्वी पाकिस्तान में था। ठीक है, तो नियाजी के बोले ये निर्मलजीत सिंह अरोड़ा कि 30 मिनट के, यानी तुम्हें आधे घंटे के समय देते हैं, सोच लो तुम्हें करना क्या है, उसके बाद जवाब देना। 30 मिनट का समय दिया गया और लास्ट वो चल रहा था 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 के दिन युद्ध से कितना हुआ था, 13 दिन। निया जी ने क्या किया, अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 सैनिक, वर्ल्ड में ऐसा पहला हुआ है जो एक साथ 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है दोस्तों। ये आत्मसमर्पण यानी पाकिस्तान के समझ रीढ़ टूट गई, रीढ़ पाकिस्तान के यहाँ पे रीढ़ टूट गया। सबको जेल में रखा गया था उस समय जितने भी थे जेल में। ये गिनीज बुक में भी ये इस वर्ड को लिखा है कि 93,000 पाकिस्तानियों ने आत्मसमर्पण किए थे, घुटने के बल टेक दिए थे भारतीयों के सामने, तब भी इन लोग बाज नहीं आते हैं। देखिए गिनीज वर्ल्ड बुक में चल गया। उसी समय पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर एक स्वतंत्र राष्ट्र में देश बना बांग्लादेश। क्या बना, बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका। वहाँ का पहला राष्ट्रपति कौन बने, शेख मुजीबुर रहमान बने। शेख मुजीबुर रहमान के दोस्तों इन लोग इतना अत्याचार करके इनके सभी परिवार को मार दिए थे। इनकी एकमात्र बेटी बची थी शेख हसीना, जो अभी वहाँ के PM बनी हुई है, शेख हसीना बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश में अब बांग्लादेश की इतनी स्थिति अच्छी हो गई कि पाकिस्तान इसका तुलना नहीं कर सकता। बांग्लादेश विश्व में सबसे ज़्यादा जूता भी दोस्तों बनाता है, मलमल के कपड़े यहाँ बनते हैं। ठीक है, उस तो दोस्तों ये क्या था, ये इंडिया और पाकिस्तान सन 1971 के युद्ध की कहानी थी दोस्तों। आप लोग के अच्छा लगे लाइक करें,
शेयर करें। हम तो कहते हैं कि दोस्तों ये कहानी इतनी अच्छी है कि आने वाले अपने पीढ़ियों के हम लोग बताएंगे कि भारतीय सेना कैसी थी, कैसे पाकिस्तानियों को झुकाया था दोस्तों। तो इसके लिए तो 1 लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों, और इसे इतना शेयर करिए कि पूरे भारत में लोग